अब हमारे पास एक प्रॉपर लिस्ट है जनवरी से दिसंबर तक की। हम यहाँ कोड करेंगे कि हम इन सब के लिए एक सेपरेट शीट कैसे बनाएं। इसके लिए हमें जाना होता है डेवलपर में। कहाँ जाना होता है? डेवलपर में। ये डेवलपर की जो टैब होती है वो जनरली एक्सेल पे नहीं शो होती है। इसके लिए आपको एक्सेल में जाना होगा, एक्सेल ऑप्शंस में, और यहाँ आपको एक ऑप्शन शो होगा, शो डेवलपर टैब इन द रिबन। इसको टिक करेंगे, ओके करेंगे। डेवलपर टैब में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा ये कंट्रोल्स में इंसर्ट का एक बटन होगा। कंट्रोल्स वाली ग्रुपिंग में एक बटन होगा इंसर्ट। ये जस्ट वही है जहां से हमने मैक्रोज को रिकॉर्ड करना सीखा था। तो यहाँ इंसर्ट के नीचे हमें एक्टिव एक्स कंट्रोल लेना है। यहाँ दो तरह के कंट्रोल बटन होते हैं, एक होता है फॉर्म कंट्रोल्स, एक होते हैं एक्टिव एक्स कंट्रोल्स। हम लेंगे एक एक्टिव एक्स कंट्रोल को और यहाँ एक बटन बना लेंगे। बड़ा सा बटन बनाएंगे, इसको एडिट करेंगे। सही है? समझ में आ रहा है? यस। डबल क्लिक कर देंगे इस पे, फिर से समझो, जोर से डबल क्लिक कर देंगे इसके ऊपर। डबल हल्के क्लिक अगर से आप नहीं होगा? करेंगे, नहीं हल्के से नहीं होगा, बस यही प्रॉब्लम है। अच्छा, तो जैसे बेकार ही वो, बटन है फिर। हाँ माउस बेकार है मेरा, बिल्कुल सही। अगर आपका माउस अच्छा है तो आप हल्के से भी कर सकते हैं। ओके। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में लिख रहा होगा प्राइवेट सब कमांड बटन 1 क्लिक, और एक बार ब्रैकेट ओपन होगा और एक बार क्लोज। लास्ट में लिख रहा होगा एंड सब। सही है? ये प्राइवेट सब ऊपर जो लिखा हुआ है इसका मतलब है यहाँ से आपका कोड जो है वो स्टार्ट हो रहा है। लास्ट में जहाँ एंड सब लिखा हुआ है इसका मतलब है आपका कोड एंड हो रहा है। इस एंड सब के नीचे लिखी हुई कोई भी लाइन जो है वो वेस्ट है, उससे कुछ नहीं होगा। आपको जो भी लिखना है वो इस लाइन से पहले लिखना पड़ेगा। कोई भी चीज लिखने से पहले अगर आपने ये सिंगल कोट लगा दिया तो इट मीन्स कि वो कमेंट हो जाएगा। और वो एंटर करने पे ग्रीन कलर से रिफ्लेक्ट होगा। सही है? ये वाली, इसमें जो हमारा लास्ट सेल है वो किस रो नंबर में है, यानी कि यहाँ वो 13 में है, 12 में है, किस में है, हमें ये कैलकुलेट करना होगा। हम कैसे निकालते हैं इसको? इसको एक नाम देते हैं, जो नाम हम देते हैं उनको बोलते हैं वेरिएबल्स। लास्ट सेल इज इक्वल्स टू दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स। यहाँ वर्कशीट्स में नाम आता है, तो यहाँ नाम हम क्या लिखेंगे? शीट 1। क्या नाम लिखेंगे हम यहाँ? शीट 1 डॉट सेल्स, अंदर क्या लिखेंगे? रोज डॉट काउंट कॉमा 1 डॉट एंड एक्सेल ऑफ डॉट रो। सही है? अब इसका मतलब क्या हुआ? लास्ट सेल हमने इसको नाम दिया है कि जी लास्ट सेल, आखिरी वाला सेल। ये निकल के कहां से आएगा? इज इक्वल्स टू दिस वर्कबुक। वर्कबुक मतलब होता है एक्सेल की फाइल। तो ये कोडिंग में भी इसको ऐसे ही लिखते हैं, इसको बोलते हैं दिस वर्कबुक। इसकी जगह कुछ भी और नहीं लिख सकते आप, दिस फाइल या ऐसा कुछ नहीं। आपको लिखना होगा दिस वर्कबुक। ये हुआ सबसे पेरेंट वर्ड जो होगा। उसके बाद एक फाइल के अंदर हम कहाँ जाते हैं फिर? शीट्स में। सो दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स। सही है? यानी अब जितनी भी शीट इस वर्कबुक के अंदर हैं अब उनकी बात होगी।
जैसे कि शीट 1, शीट 2, शीट 3, ऐसे। वर्कशीट्स लिखने के बाद हम ब्रैकेट ओपन करते हैं और उसमें इन्वर्टेड कॉमास में अपनी उस शीट का नाम लिखते हैं जिसके बारे में अब हम बात करें। तो यहाँ हमने शीट 1 लिखा है, डॉट। अब हम उस शीट में जाने के बाद क्या करते हैं, रेफरेंसेस की बात होती है, यानी कि सेल्स की बात होती है। हमने लिखा है डॉट सेल्स, ब्रैकेट ओपन किया, रोज डॉट काउंट। तो ये रोज डॉट काउंट जो होता है ना, ये काउंट करता है कि जितनी भी रो में वैल्यू लिखी होगी ये बस उन्हीं को काउंट करेगा। रोज डॉट काउंट क्या करता है कि जितनी भी रोज में वैल्यू लिखी होगी उन रो को काउंट करेगा। कॉमा 1, 1 मतलब फर्स्ट कॉलम, सही है। डॉट एंड एक्सएल अब का मतलब होता है कि एक्सएल के उस कॉलम में जो रो की काउंटिंग है वो एंड तक करनी है। हम टॉप से बॉटम की ओर जा रहे हैं तो उसे एंड एक्सएल अब बोलते हैं, और जब बॉटम से अप की ओर जाना होता है तो उसे हम डॉट एंड एक्सएल डाउन बोलते हैं। थोड़ा सा रिवर्स होता है। अब हम देखो ऊपर से नीचे की तरफ काउंटिंग कर रहे हैं रोज की, 1 2 3 4 5, तो उसे एक्सेल अप बोल रहे हैं, जबकि हम काउंटिंग ऊपर से नीचे की तरफ कर रहे हैं, डाउनवर्ड्स जा रहे हैं, फिर भी उसे एक्सेल अप बोल रहे हैं। अप का मतलब ऐसे याद रख सकते हो कि जब स्टार्टिंग से काउंटिंग करना शुरू करें ऊपर से तो अप बोलते हैं, और जब नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं तो डाउन बोलते हैं। लास्ट में डॉट रो लिखने का मतलब है कि हमें सिर्फ रो की काउंटिंग चाहिए, यानी कि लास्ट सेल अगर 10वीं रो में है तो इस पूरे फंक्शन का यहां से लेके यहां तक का रिजल्ट आएगा 10, और अगर 13 रो है तो 13 आ जाएगा। सही है, ये मिल गई है मैं लास्ट सेल। वैसे मैं ये पूरा कोड आपको दूंगा, फाइल भी आपको दूंगा प्रैक्टिस के लिए। इस फाइल में आप क्या क्या मॉडिफिकेशन करके क्या कुछ नया बना सकते हो वो भी बताऊं। इसके बाद इससे आपको लास्ट सेल मिल जाएगा, और हमने जो एक लिस्ट अभी बनाई है, अब हम क्या करेंगे, हम एक एक करके पहले जनवरी सेल के लिए एक जनवरी की शीट बनाएंगे, उसको रीनेम करके उसको जनवरी लिखेंगे, और हम उसी प्रोसेस को इन सारे सेल्स के लिए वो कैसे अप्लाई हो जाए अपने आप, वो चीज क्रिएट कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं एक्सेल की लैंग्वेज में, कोडिंग लैंग्वेज में, फॉर लूप। फॉर लूप क्या होता है, जिसमें आई एक वेरिएबल होता है और उसे हम कुछ वैल्यू दे देते हैं, और वो अपनी उस वैल्यू से लेके किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू तक रन करता है। जैसे मान के चलो मैं बोल दूं अभी कि एक फॉर लूप फंक्शन को रन कराना है, आई इज इक्वल्स टू 2 से लेके और लास्ट सेल तक। तो इस बात का मतलब ये होगा कि आई को एक बार तो वैल्यू देनी है 2, 2 मतलब ये वाला सेल, देखना अभी जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला सेल, बिकॉज i इज इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या हो गया, रो नंबर 2। और एक तरफ उसे हम रन कराना चाहते हैं i इज इक्वल्स टू 2 से लेके लास्ट सेल, लास्ट सेल मतलब ये 13। तो वो एक एक करके सबके लिए रन होगा, पहले 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, एंड सो ऑन अप टू 13। सही है, लिखना शुरू करेंगे। कैसे लिखते हैं एक फॉर लूप फंक्शन को, फॉर i इज इक्वल्स टू 2 टू लास्ट सेल एंड एंटर। आप देखो मैंने 2 को स्मॉल में लिखा था, लेकिन मेरे एंटर प्रेस करने के बाद उसने उसे अपने आप कैपिटल में कर दिया, कैपिटल टी। तो अगर कोई चेंजेस इस तरीके के होंगे तो ये अपने आप ही कर देगा। एक फॉर लूप का जो फंक्शन लगता है, जो कोडिंग शुरू होती है वो फॉर से शुरू होती है, लेकिन एंड जो होती है, खत्म जो होती है ना, वो खत्म होती है नेक्स्ट पे, यानी आपको नेक्स्ट लिखना होता है।
तो ही वो काम करते। मीन्स फॉर का जो फंक्शन है, फॉर लिख के शुरू होता है और नेक्स्ट लिख के खत्म होता है। जो भी आप लिखोगे वो इसके अंदर लिखो, जैसे कि सब से प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा था और एंड सब से खत्म हो, ऐसे ही ये फॉर से शुरू हो रहा है और नेक्स्ट पे खत्म। अब हम बीच में क्या लिखेंगे ये मैटर करता है। तो देखो i इज इक्वल्स टू 2 टू लास्ट सेल। तो हम सबसे पहले क्या चाहते हैं, एक शीट क्रिएट करना चाहते हैं, नई शीट बनाना। वो कैसे बनाएंगे, डॉट शीट्स डॉट ऐड। इससे ज्यादा इजी कुछ हो सकता है। एक नई शीट बन गई है, मैंने लिख दिया ना जैसे डॉट शीट्स डॉट ऐड, इसका मतलब हो गया कि एक नई शीट बन गई। लेकिन जी ये नई शीट जो बनेगी ये कहाँ बनेगी, पहले से जो शीट बनी हुई हैं उनमें कौन सी शीट के बाद बनेगी, कौन सी शीट से पहले बनेगी, ये कैसे डिसाइड होगा। तो हम ये भी डिसाइड करके देंगे। स्पेस देंगे, ऐड के बाद स्पेस देंगे, यहां लिखेंगे आफ्टर, सही है, कॉलन इक्वल डॉट शीट्स ब्रैकेट ओपन डॉट शीट्स डॉट काउंट ब्रैकेट बंद, एंटर। इसका मतलब क्या हो गया, आफ्टर का मतलब आफ्टर होता है, डॉट शीट्स का मतलब होता है शीट्स, और डॉट शीट्स डॉट काउंट का मतलब होता है कि शीट्स की काउंटिंग। और इसको दो बार लगाने का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे एक शीट क्रिएट होगी हर बार एक शीट की गिनती बढ़ती चली जाएगी। भाई जब जनवरी की शीट क्रिएट हो जाएगी तो अब शीट हो जाएंगी 2। अब जो अगली तीसरी शीट क्रिएट होगी वो आफ्टर क्रिएट होगी 2 शीट के बाद। सो दैट जब जनवरी की शीट ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी होगी तो जब फरवरी की क्रिएट होनी होगी तो वो 2 शीट के बाद क्रिएट होगी। एक तो वो शीट है हमारे पास जिसमें हमारी लिस्ट है पूरी, उसके बाद एक शीट जनवरी की क्रिएट हो गई, तो अब टोटल शीट कितनी हो गई, 2। तो ये जो रिजल्ट आएगा दैट डॉट शीट्स इन ब्रैकेट डॉट शीट्स डॉट काउंट, इसका रिजल्ट आएगा 2। इस पूरे सिनेरियो में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो मैं चाहूंगा जो भी क्वेश्चन हो वो आप ग्रुप पे डिटेल में आराम से रिलैक्स होकर पूछ लेना। ये चीज अगर आपको करनी आ जाती है तो इन फ्यूचर अगर आपने कभी ऑफिस में वर्क किया तो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। ये कुछ ऐसा है जो आप एक बार करते हो मेहनत से और उसके बाद ये आपको महीनों तक काम करता है। शीट तो क्रिएट हो गई लेकिन शीट का नाम क्या होगा, नया नाम, तो वो हम ढूंढ के लाए। क्योंकि शीट के क्रिएट होने से पहले ही हमें उसका नाम सोच लेना है, जिससे कि शीट के क्रिएट होने के तुरंत बाद हम उसे वो नाम दे दें। तो अगर ये वाली लाइन शीट क्रिएट कर रही है नई, तो इससे पहले उसका नाम हमें सोच लेना है, सही है। न्यू नेम is equals to this workbook dot worksheets sheet 1 dot cells I। अब यहां पर क्या लेंगे, I मीन्स 2 हो जाएगा। मैं यहां I क्यों लिख रहा हूं, I का मतलब हो जाएगा 2। और जब 2 नंबर का जो, ये देखो I मतलब 2 क्यों लिख रहा हूं, ये जो मैंने सेल्स लिखा है ना इसमें 2 वैल्यू चाहिए होती हैं। एक वैल्यू होती है, जो पहली वैल्यू होती है वो होती है रो की, और दूसरी वाली वैल्यू होती है कॉलम की। तो मैंने रो की जगह पे आई लिखा है और कॉलम की जगह पे 1। अगर हमारी एक्सेल फाइल देखोगे तो रो की जगह पे मैंने 2 लिखा और कॉलम की जगह 1, मतलब कि जनवरी। और जब ये फॉर लूप चलेगा तो रो की जगह पे फिर आई लिखा है तो नेक्स्ट टाइम वो आई क्या हो जाएगा 3, नेक्स्ट टाइम 4, नेक्स्ट टाइम 5, जबकि कॉलम 1 रहेगा। क्लियर है, फंडा समझ गए होगे। और वो आई 13 तक जाएगा बस, उसके बाद बंद हो जाएगा अपने आप।
तो फॉर लूप अपने आप में एक ऐसा लूप होता है जो दी गई वैल्यूज तक रन करता है और साइकिल पूरा होने पे रुक जाता है। फिर से कोड पे आते हैं। i,1 क्यों लिखा है समझ गए हो। डॉट डॉट वैल्यू, वैल्यू का मतलब होता है कि ये जो पूरा रेफरेंस मैंने दिया इसमें अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है तो डॉट वैल्यू लिखने से वो वैल्यू अब इस न्यू नेम के वेरिएबल में स्टोर हो गई। यानी इस पूरे से जो रिजल्ट आ रहा होगा वो हर बार इस न्यू नेम में आके स्टोर होता जाएगा जब भी कोई नया नाम आएगा। जब i इज इक्वल टू 2 के लिए जनवरी नाम आएगा वो इस न्यू नेम में स्टोर हो जाएगा। जब i इज इक्वल टू 3 के लिए फेब्रुअरी आएगा तो वो इस न्यू नेम में स्टार्ट हो जाएगा, है ना, स्टोर हो जाएगा। सॉरी, ये जो i इज इक्वल टू 2 मैंने लिखा है इसको 1 इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि हमारे पास वहां हमारी लिस्ट में हेडर भी है ये, तो हमने 2 से स्टार्ट किया। सही है, न्यू नेम भी ले लिया हमने। अब देखो जब कोई शीट क्रिएट होती है ना तो वो ऑलरेडी एक्टिवेट हो जाती है। बेसिकली एक्सेल में जब आप कोई एक नई शीट क्रिएट करते हो तो हम सीधा उस शीट पर ही पहुंच जाते हैं, उसे एक्टिव शीट माना जाएगा। सो दैट एक्टिव शीट डॉट नेम इज इक्वल्स टू न्यू नेम। यही तो चाहते हैं हम, एक्टिव शीट का नाम क्या रह जाए, न्यू नेम की तरह हो जाए। सही है, यानी कि ये वाला जैन फैब जो भी हो। क्लियर है। लेकिन ये सब काम जो हम कर रहे हैं ये किसके साथ कर रहे हैं हम, दिस वर्कबुक के साथ। तो यहां लिखेंगे हम ऊपर विद दिस वर्कबुक। और जब हम ऐसे लिखते हैं दैट विद दिस वर्कबुक तो हम ये भी लिखते हैं कि एंड विद। इससे एक्सेल को पता चलता है कि आप ये काम कहां कर रहे हैं। सही है। इसके बाद जो लास्ट काम रह जाता है, काम हमारा यहाँ हो गया, इससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। अगर मैं अभी इतने ही कोड को रन कर दूंगा तो काम हो चुका है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब ये शीट्स क्रिएट हो जाए ना सारी, तो ऐसा ना हो कि हम उन्हीं जनवरी फरवरी में से लेके किसी दिसंबर की शीट पे जाके हमारा कर्सर पहुंच जाए। हम चाहते हैं हमारा कर्सर ऑटो रिफ्लेक्ट होके वापस फिर से रिटर्न होके एकदम वापसी वाली टिकट लेके और वापस आ जाए उस लिस्ट वाली शीट पे। कैसे करेंगे, जब सारी शीट्स क्रिएट हो जाएंगी और लास्ट शीट क्रिएट होने के बाद उसका नाम दिसंबर पड़ जाएगा तो हमारा कर्सर क्या होगा, दिसंबर को जाके सिलेक्ट करेगा और हम दिसंबर के A1 सेल में बैठ गए। तो वापस हमें अगर हमारी लिस्ट वाली शीट पे यानी कि शीट 1 पे आना है और उसके पहले सेल को सिलेक्ट करना है तो हमें करना होगा जैसा मैंने तुम्हें बताया, जो शीट सिलेक्ट होती है उसे एक्टिवेट शीट कहते हैं। तो हमें उस शीट को पहले एक्टिवेट करना होगा। सो हम लिखेंगे दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स, ब्रैकेट्स में क्या लिखेंगे, शीट 1 डॉट एक्टिव। अब इसी के किसी भी एक सेल को सिलेक्ट करना होगा। सो दैट दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स शीट 1 डॉट सेल्स 1,1 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डॉट सिलेक्ट। कोड खत्म हो गया, मैं इसको सेव कर रहा हूं, आप सबको भी ये कोड मिल जाएगा। अब इस बुक 2 को, क्योंकि हमने फाइल को सेव ही नहीं किया है डेस्कटॉप पे, हम सेव कर। ध्यान रखिए VBA की कोई भी अगर फाइल है उसको आपको एक्सेल वर्कबुक में सेव ना करके एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक में ही सेव करना होता है। फाइल सेव हो गई है, मैक्रो भी सेव हो गया। अब हम विजुअल बेसिक को क्लोज कर रहे हैं और अब हम अपना जादू वाला बटन जो है उसको प्रेस करेंगे।
तो एक बार प्लीज सब जोर से बोल देंगे कि प्रेस कर दें। प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पहले ना इस पर से डिजाइन मोड हटाना होता है। डेवलपर में जाते हैं तो थोड़ा ये डिजाइन मोड हटा देते हैं। अब ये क्लिकेबल हो गया है, इस पर क्लिक करेंगे और नीचे जादू हो जाएगा। तो अब इतनी देर मेहनत की है तो यहाँ पे देखते रहना टास्क बार पे, इधर जो एक्सेल का टास्क बार होता है ये रिबन टाइप का, देखते रहना। या शीट 1 के पास जादू हो जाएगा, फिर मत करना, जल्दी से हो जाएगा ये।